हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, हम आपको दोनों ही चैनल्स पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और वो भी हाई क्वालिटी के साथ। तो मेक श्योर कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी आपके लिए लेकर आते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे, ई बुक्स और ई नोट्स को कैसे आप पा सकते हैं वो सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा ई नोट्स को लेकर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ख़ास तौर से आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाने में। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम कीपिंग क्वाइट। और आज हम इस पोम को स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पोम को समझने से पहले जानते हैं इसके पोएट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसे लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। पैब्लो नेरूदा कौन है? बेसिकली ये एक पेन नेम है। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में और इनकी डेथ हो गई थी 1973 में। जो पैब्लो है, पैब्लो नेरूदा जो है, ये एक पेन नेम है। पेन नेम मैंने आपको मीनिंग पहले भी कई बार समझाया है। इसका मतलब होता है एक सूडोनेम या नकली नाम। ये नाम अक्सर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें हमारी जो असली आइडेंटिटी है, असली पहचान है, हमें उसे छुपाना है। कारण कुछ भी हो सकता है, या तो हम कंफर्टेबल नहीं हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाने के लिए, या फिर हम जानबूझकर एक चूँकि पर्सनल लाइफ हम अलग रखना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए, या इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हम हमारी ट्रू आइडेंटिटी जब सामने नहीं आने देना चाहते हैं, उसी केस में हम यूजुअली पेन नेम का इस्तेमाल करते हैं। जो पाब्लो है, उनका जो रियल नेम है वो है नेफ्टली रिकार्डो रेस बसाल्टो। ये बसाल्टो, ये इनका नाम जो मुझे आइडिया लगा, शायद इनका नाम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है याद करने में भी और प्रोनाउंस करने में भी। तो हो सकता है इसीलिए पैब्लो नेरूदा ने अपना एक पेन नेम रख लिया ताकि रीडर्स और ऑडियंस को काफ़ी आसानी रहे। राइट स्टूडेंट्स, बट लेट मी टेल यू, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम। अपने समय के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से एक रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पराल इन चिली। कई जगह कई लोग इसे चाइल्ड भी कहते हैं। नो, नाइदर इट्स चाइल्ड नॉट इट्स काइल्ड, इट्स चिली बेटा। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में एक जगह है। ऑल राइट, नेरूदा's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful। इसका मतलब है इनकी पोम्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। easily understood images का मतलब होता है कि जिस तरीके से इनकी पोम्स लिखी गई हैं, उन्हें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही आसानी से वो इमेज क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटे बच्चे को जब आप एप्पल पढ़ना सिखाते हो तो उसके दिमाग में वो एप्पल का शेप बन जाता है पूरा, कि अच्छा एप्पल वो होता है। उसी तरीके से इतनी ईजीली लिखी गई, इतने ईजी वे में लिखी गई है इन पोम्स को, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो पोम आराम से आपके दिमाग में आती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं इनकी पोम्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, एकदम आसान सी होती हैं तो बोरिंग होंगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं। ब्यूटीफुल का मतलब है बहुत ही अच्छी पोम्स होती हैं। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनके लिए। नोबेल प्राइज़ मिलना कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी लिटरेचर के लिए। तो लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1971 में। इन दिस पोम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब एक तरीके से होता है ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, क्वाइट का मतलब यहाँ पर क्या है?
कहीं पर भी क्वाइट का मतलब शांति ही है, चुप रहना है, कि चुप रहना, थोड़ी देर एकदम बोलना नहीं। इस पोम में बेसिकली क्या बात करी है नेरूदा ने, यहाँ वो कह रहे हैं कि चुप रहना कई बार कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस केस में नहीं कि जब लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो दो पार्टीज़ की जब लड़ाई चल रही तो एक को चुप हो जाना चाहिए ताकि शांति हो जाए, वो वाली चुप्पी नहीं। चुप्पी का यहाँ एक्चुअली मतलब है कि थोड़ी देर हम बैठें। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, हमें खुद के लिए ही समय नहीं मिल पाता, राइट। हम बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मची रहती है लाइफ में। यहाँ पर पाब्लो ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकाल कर चुप बैठना चाहिए, अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। थोड़ी देर की चुप्पी अगर हम रखेंगे तो हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं लेकिन वो जेन्युइन ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, हम हमेशा सेल्फिश हो जाते हैं कई बार। तो ये पोम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए समझना। इस पोम को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप चुप नहीं रहेंगे तब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू स्टूडेंट, जो व्यक्ति बहुत चुप रहते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ पर जो है नेरूदा, पैब्लो नेरूदा, वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को भी क्रिएट करना ज़रूरी है। जब हम शांति से बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सोच पाएंगे और हमारी सोच तब सीमित नहीं रहेगी, लिमिटेड नहीं रहेगी, हम बहुत बेहतर और बहुत आगे का सोच सकेंगे। और जो व्यक्ति बेहतर सोच सकता है वो कभी भी नफ़रत के बारे में नहीं सोचता, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही कर पाता है, राइट। और तभी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपसी समझ। जितने भी लोग हैं उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, एक समझ हो पाएगी और तभी एक शांति प्रिय समाज बन पाएगा। ये पूरा इस पोम के माध्यम से इन्होंने सिखाया है हमको, राइट स्टूडेंट्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस पोम की थीम पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वाइटनेस इज़ बेसिकली द थीम ऑफ दिस पोम। किस तरीके से इस क्वाइटनेस को इस पोम के अंदर लेकर आए हैं। द पावर ऑफ साइलेंस एंड थॉट एज अ मीन्स ऑफ comprehending and engaging with the world is the theme of the poem keeping quiet। यानी स्टूडेंट्स, कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना। इंगेजिंग का मतलब होता है अपने आप को किसी के अंदर इंगेज करना, यानी किसी में अपने आप को किसी काम के अंदर शामिल करना, राइट। तो यहाँ है कि साइलेंस, चुप रहने में बहुत ताकत होती है। और वो ताकत क्या होती है, हमारे जो थॉट्स हैं, पावर ऑफ साइलेंस एंड थॉट्स, मतलब हमारे विचार जो हैं और हमारी जो चुप्पी या साइलेंटली हम जो विचार रखते हैं, साइलेंटली हम जो दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनमें एक अलग ही किस्म की ताकत होती है। वो क्या ताकत होती है कि हम दूसरों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। इंगेज करना यही है कि उनके साथ जुड़ पाना या उनके साथ शामिल हो पाना विद द वर्ल्ड। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, मतलब ह्यूमैनिटी को, एक्चुअली यूनिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। किसकी बात की जा रही है स्टूडेंट्स? यूनिटी की, एकता की, एकजुटता की, कि हमारे सीमित सोच नहीं रखना चाहिए। तो हमारे जो विचारधाराएं हैं, हमारी जो साइलेंस है जिससे हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, तो हमारी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, हमारे ओपन माइंडेड विचार, ये सब जो है हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ताकि हम एकजुटता या यूनिटी तक पहुंच सकें इस पूरी दुनिया के अंदर। ये इसका मतलब है, राइट। In order to develop a better understanding of themselves and their surroundings, the poet emphasizes on stillness and watching nature। किसी भी दूसरे को समझने से पहले या किसी भी दूसरे के बारे में जजमेंटल होने से पहले, क्योंकि ये हमारी बहुत ही बुरी आदत होती है कि हम दूसरे को देखा नहीं कि उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। अरे आज तो वो ऐसा लग रहा है या लग रही है, हमारा कोई ना कोई क्रिटिसिज्म दूसरों के लिए रहता ही है। और हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जानबूझकर भी नहीं करते, ये हमारी एक आदत में शुमार हो चुका है कि हम सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही है कि वो ऐसा, वो ऐसी, वैसी, सब कुछ, राइट। किसी भी दूसरे के बारे में जजमेंटल होने से पहले आवश्यकता ये है कि हम अपने बारे में समझें, खुद को अंडरस्टैंड करें।
ये बहुत अजीब लगता है कुछ लोगों को कि खुद के बारे में तो हमें पता ही है, बट नो, वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स वेरी वेल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या पसंद है इस बारे में हम जानें। मान लीजिए अगर किसी इंसान को पेस्ट्रीज़ होती हैं, कभी किसी इंसान ने पेस्ट्री खाई ही नहीं, तो वो कैसे कह सकता है कि उसे पेस्ट्रीज़ पसंद है या नहीं। यानी जिस चीज़ से आप एक्सपोज्ड ही नहीं है, या जो चीज़ आपको एक्सपोज ही नहीं हुई है, आप कैसे उसके बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। जिसके बारे में आप जानते नहीं, आप उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं सुना सकते, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी आदतों को और अच्छे से समझें। हो सकता है कि आपको अब अभी लगता है कि शायद आपको मान लीजिए स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मान लीजिए कभी आपको ऐसा मौका मिला जहां आपको गाना गाने का मौका मिल गया, और उस मोमेंट में आपने रियलाइज़ किया कि अरे, मुझे तो गेम्स खेलने से ज़्यादा अच्छा या स्पोर्ट्स से ज़्यादा अच्छा सिंगिंग लगता है। या कभी आपको अचानक से एहसास हुआ कि अरे नहीं, सिंगिंग नहीं, मुझे तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन्हें प्ले करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमें सिर्फ तभी पता चलता है जब हम नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पोएम, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरों को समझने की क्षमता रख पाएंगे, इज़न्ट इट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए क्या है? साइलेंस। अगर हम चुप रहेंगे तभी हम बेटर ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, और जितना अच्छे से हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे अपने इर्द गिर्द नेचर को, एकदम चुपचाप से देखेंगे। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, नेचर को ऑब्ज़र्व करना अपने आप में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। ये जो नदी, झरने, ये जो है ना पहाड़, उन्हें कभी चुप रहकर अगर आप निहारेंगे ना, इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड एज इफ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस, राइट। और ये शांति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। The speaker makes a claim that one can develop a sense of oneness with one's surroundings and other people by remaining silent and observing। और ये बात जो मैंने अभी अभी बताई कि एक व्यक्ति अगर चुप रहेगा, एक व्यक्ति अगर चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि एकदम मूक ही हो जाए। इसका मतलब है कि थोड़ी शांति के साथ, थोड़ी चुप्पी के साथ, हर समय एक भागा दौड़ी में नहीं लगे रहना। अगर उसके साथ एक व्यक्ति रहे तो एक यूनिटी क्रिएट हो सकती है। वननेस मतलब यूनिटी ही है, एकता क्रिएट हो सकती है। ये एकता कहाँ क्रिएट हो सकती है? अपने आसपास की चीज़ों के साथ। आप एक ईज़ महसूस करते हैं, एक आराम सा महसूस करते हैं। जो कुछ भी आपके आसपास है, जो भी आपके इर्द गिर्द है, आपको अचानक से वो पसंद आने लगता है। और इस दुनिया में जो लोग हैं उनके साथ भी आप एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे लोगों के साथ भी आपकी ये यूनिटी बन सकती है बाय रिमेनिंग साइलेंट एंड ऑब्जर्विंग। साइलेंट रह के ऑब्जर्व करने से ये संभव है। The poem also considers how the modern world may be noisy and distracting, and how spending some time to be silent and still can be a helpful strategy for obtaining clarity and inner calm। इसका मतलब है मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो हमारी दुनिया है, बहुत ही भागती दौड़ती दुनिया है। हर तरफ शोर है, कहीं भी चले जाइए, कहीं ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है, कहीं ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही हैं, कहीं हॉर्न, कहीं ट्रैफिक का साउंड है, कहीं कुछ। कोई भी शांति से नहीं बैठा। या फिर और कुछ नहीं तो हम टेलीविज़न चलाकर बैठ जाते हैं, टेलीविज़न नहीं तो इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स पर वो चलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी हम अपने आप को ब्रेक नहीं देते। ये जो साइलेंस है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ब्रेन की साइलेंस है। यानी थोड़ी देर के लिए एक ऐसी शांति जहाँ हम थोड़ी देर बैठकर कुछ आराम से सोचना चाहें। आपस में भी बात अगर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर की चुप्पी बहुत अच्छी रहती है। ये ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी है, और हमारे ब्रेन को भी ये ब्रेक मिलना कि हर वक्त कुछ ना कुछ इधर उधर सोचते ही रहना। नो, कभी कभी हमारी आसपास की चीज़ को एडमायर करने के लिए हमें समय निकालना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के बारे में बात हो रही है इस पोम के अंदर, राइट स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोम, और जो फर्स्ट स्टैंजा है इसका कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोम जो पाब्लो जो है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में पोम लिखते हैं, तो इसके अंदर आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं मिलेंगे ही नहीं एज सच कि आपको वर्ड मीनिंग्स बताने की ज़रूरत हो। अगर उसके अलावा कुछ हो तो आई विल एक्सप्लेन, राइट। अदरवाइज़ आपको रीड करके ही काफ़ी हद तक ये पोम समझ में आने लगेगी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल।
इस पोम के माध्यम से जो है वो पैब्लो क्या कह रहे हैं, सबको एड्रेस कर रहे हैं। सबको किसको? पूरी दुनिया को। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को पैब्लो क्या बता रहे हैं कि हम 12 तक गिनती करके सबके सब लोग हम चुप हो जाएंगे। यहाँ पर अपनी पोम के थ्रू इस पूरी दुनिया को पैब्लो ये कह रहे हैं कि अपन दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, लेट्स जस्ट कीप क्वाइट, चुप हो जाते हैं। पहले हम 12 तक अपने मन में 12 तक गिनती करते हैं, 1 2 3, और जब 12 तक पहुँचेंगे, जैसे ही 12 काउंट करेंगे, हम सब लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग एकदम चुप हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि और कोई तरीका तो है ही नहीं कि पूरी दुनिया में एक साथ ये बात पहुंचाने का। थ्रू हिज पोम ये बात सबको ये बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि चुप रहने में कितना पॉजिटिविटी भी फील होती है, कितनी पावर भी फील होती है, और ये कितना इम्पैक्टफुल भी होता है, राइट? अब आगे पैब्लो क्या बोलते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है इन दिस एंटायर वर्ल्ड या इन दिस होल वर्ल्ड। ऑन द फेस ऑफ अर्थ ये एक ऐसा इडियम या फ्रेज़ कह सकते हैं जो कसम खाने के लिए भी स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है इन द एंटायर वर्ल्ड, यानी इस पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया के बारे में जो बात हो रही है वो ये कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, चाहे आप हो, मैं हूँ, मुझसे पहले, आपसे पहले या हमसे बाद में जो लोग होंगे, वो सब सुने। क्या? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हम चलिए किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर जो ये स्टिल कहने की बात कर रहे हैं पैब्लो, यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, ताकि क्या, उससे क्या होगा, एक स्थिरता आ जाएगी। ये स्थिरता के बारे में बार बार पैब्लो बात क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम इस जो पोम है इसको जैसे जैसे समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसकी गंभीरता और इसकी जो मीनिंग है, डीपर मीनिंग जो है, वो आपको वैसे वैसे समझ में आती चली जाएगी, राइट? तो यहाँ पर क्या करने के लिए कहा है कि हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक पल के लिए रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को, अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते, या जैसे हम जो हर वक्त जो काम करते रहते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए काम नहीं करते, अपने आप को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, छुट्टी दे देते हैं कि कुछ ना करें। अब यहाँ आपको एक कुछ चीज़ें समझनी है। इन एनी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो भाषा होती है स्टूडेंट्स, वो किसके लिए होती है? लैंग्वेज जो होता है सबसे बेहतरीन माध्यम है एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का। यानी आपकी जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, चाहे ओपिनियंस हो, ठीक है, ओपिनियंस हो गए या आपकी फीलिंग्स हो गई, ये सब बताने का एक ज़रिया होता है। क्या? लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन हर जगह की, हर प्रांत की, थोड़ी थोड़ी दूर में भी अगर आप जाएं तो भारत के अंदर तो इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी भाषाएं हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं। लेकिन अलग अलग देश की अगर हम बात करें तो अलग अलग भाषा होने के कारण एकजुटता नहीं हो पाती, और हर कोई अपनी खुद की भाषा को ज़्यादा मान सम्मान भी देता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर कोई अपनी भाषा को, चूँकि मान सम्मान देने का यहाँ ये मतलब नहीं कि दूसरे की भाषा को सम्मान नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि सब मेरी भाषा, मेरी भाषा, मेरी भाषा, जब हम सब ऐसे करने लग जाते हैं तो दूसरी की भाषा को कोई भी तवज्जो नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर हिंदी और फ्रेंच, ठीक है, ये 2 भाषाएं हैं, मैं अगर हिंदी भाषी हूँ और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो कि एक फ्रेंच भाषी है, यानी फ्रेंच भाषा बोलता है, तो मैं अगर ये ठान लूँ कि नहीं, मैं हिंदी आती मैं तो हिंदी में ही बोलूँ, मैं क्यों फ्रेंच में, भले ही मुझे फ्रेंच आती मैं बोलूँ ही नहीं। और सेम अगर फ्रेंच सोच ले कि नहीं, मुझे तो फ्रेंच आती है और मेरे को हिंदी आती है, लेकिन फिर भी मैं तो हिंदी में नहीं बोलूँगी, मैं तो फ्रेंच में ही बोलूँ, तो क्या ये एटीट्यूड ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरे को अपनी बात कहलाने का क्यों है, भाषा है क्यों? अपने ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स, भावनाएं, विचार, थॉट्स
अपना नज़रिया ये एक्सप्रेस करने का सबसे कारगर तरीका होती है भाषा। और जब भाषा में ही हम मेरी हिंदी भाषा है, मेरी ये भाषा, सिर्फ मेरा 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 ये जब करते रहते हैं तो हम इन ओपिनियंस को लिमिटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एकदम लिमिटेड कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बातें सीमित हो जाती हैं। बात या कॉन्वर्सेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो दो लोगों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और ऐसे में ही इंसान जो है मेंटली बहुत ग्रो करता है ना, उसमें और सुधार आता है, वो पहले से बेहतर बनता है। लेकिन ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, राइट? ये एक्सचेंज यहाँ पर, ये जो बातचीत है वो तो हो ही नहीं रही है। इसलिए अल्टीमेटली क्या हुआ? भाषा ने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब एक्चुअल में कारण भाषा नहीं है, कारण इंसान है। इंसान एक्चुअल में कारण है। मेन रिस्पॉन्सिबल इज हु? इट्स ह्यूमन, अस। हम लोग जो हैं, हम कारण है कि मैं बेहतर, या मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी ही संस्कृति, मेरी ही सभ्यता, मेरी ही भाषा, बस मैं बेहतर। हाँ, खुद की भाषा को छोड़कर जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं वो गलत है, लेकिन खुद की भाषा को सीख कर, सबसे पहले खुद की भाषा को सीख कर फिर दूसरी भाषा पर भी जब ध्यान देते हैं तो हम ही एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। तो इंसान मेजर कारण है कि क्योंकि ये तेरा मेरा जो करने लग जाता है, और इसीलिए ये कारण कहीं ना कहीं पैब्लो यहाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कि एक्चुअल में कि जो भाषा है वो एक्चुअल में क्या कर रही है? लोगों को बांट रही है, डिवाइड कर रही है, एक दूसरे से पास लाने की बजाय दूर कर रही है। तो यानी तू तेरी और मैं मेरी भाषा में बात नहीं करते हैं भाई, थोड़ी देर तू भी चुप रहे, थोड़ी देर मैं भी चुप रहता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर हम दोनों ही चुप रहें, अपनी अपनी भाषा को अपने अपने अंदर रहने देते हैं, और क्या करें? थोड़ी देर के लिए, ये 1 सेकेंड का ये मतलब नहीं है कि एक ही पल, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए। अब यहाँ जो है स्टिलनेस है, ये स्टिलनेस का मतलब है नहीं कि एकदम मूर्ति बन के नहीं खड़े रहना है। यहाँ ये स्टिलनेस का मतलब है एक ठहराव। क्या दर्शाता है? एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव। स्टूडेंट्स इस वाले स्टैंजा को सबसे अच्छे से सीख लेंगे तो आगे बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। स्टेबिलिटी, ठहराव, एक बेहतर तरीका होता है जब आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे हम दौड़ भाग में हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए हम एक्चुअली हमारे जीवन के जो दिन हैं, लाइफ के जो दिन हैं, वो बस बीतते जा रहे हैं, हम उन दिनों को जी नहीं पा रहे हैं। हमें इतना समय ही नहीं होता कि हम ज़्यादा ध्यान दे पाएँ या ज़्यादा गौर कर पाएँ, है ना? इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन्हें अच्छे से इस चीज़ को समझें कि जीवन में ठहराव कितना ज़रूरी है। और पैब्लो इसी ठहराव की बात कर रहे हैं। शब्दावली वो अलग अलग, जो वोकैबुलरी या वर्ड्स जो हैं अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन सब का निष्कर्ष यही है कि वो स्टेबिलिटी की बात ही कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर आर्म्स का क्या मतलब है? एक तो जो हमारी जो बाजू होती है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो हम बात बोलते हैं कि जब भी कोई वर्क करने की बात आती है तो हम हैंड्स की बात आती है, ठीक है? कि थोड़े से हाथ पैर चला लो, लेकिन हाथों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। यानी तुम्हारी बाजुओं में क्या इतना दम भी नहीं है कि ये वाला काम कर लो, तो यहाँ बाजू का दम सिर्फ अकेले बाजू का दम ही थोड़ी लगेगा। यहाँ पर तो आपको पूरा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। जब कोई काम करना होता है, मेंटली भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो एक तो ये आपके जो एक्चुअल में हैंड्स हैं उसकी बात हो रही है, दूसरी बात ये हो रही है एम्यूनेशंस की, या जिसको हम कह सकते हैं हथियार, यानी गोला बारूद। हथियार सिर्फ ऐसा नहीं कि बंदूकें और सब, उसका जो बारूद होता है या जो भी कारतूस होती है, उन सबको भी आर्म्स कहा जा रहा है। कि थोड़ी देर आपकी जितने भी एक्शंस हैं ना, थोड़ी देर रुक जाओ। किसी भी तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको रोक दो, पॉज दे दो। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
द पोएट आस्क्स एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन द माइंड। अपने दिमाग में ही 12 तक गिनती करने के लिए कह रहा है पाब्लो सभी लोगों को। और द नंबर 12 रिप्रेजेंट्स द आवर्स ऑफ द डे और द मंथ ऑफ अ ईयर। यानी ये जो 12 है, जैसा कि मैंने बताया, ये जो 12 है, ये 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके ज़ोडिएक साइंस को दर्शाता है, यानी राशि जो होती है, 12 राशियाँ होती हैं ना, वो दर्शाता है। 12 जो महीने का साल, एक साल 12 महीने का होता है, वो भी दर्शाता है। और जो दिन होता है, तो पूरे 24 घंटों में से दिन को, सुबह को और रात को, ठीक है, इसको हम सटीक 2 भागों में बांट सकते हैं 12-12 घंटे के। तो इसलिए ये 12, इसलिए ये 12 की गिनती दी गई है। He wants all of us to be calm and still। और हम सभी को क्या चाहता है कि हम थोड़ी देर रुक जाएं और थोड़ा सा काम हो जाए, रिलैक्स्ड हो जाए। People across the nations have to unite together। जो लैंग्वेजेस की बात करी थी, उसी से ही पता चलता है कि किस तरीके से ये बाकी दुनिया की बात कर रहे हैं। Across the nations, ये जो across the nations है ना, ये किससे पता चलता है? जो अक्रॉस द नेशंस की जो बात करी थी स्टूडेंट्स, वो लैंग्वेजेस की जो बात करी थी, उसी से पता चलता है कि इस पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, हैव टू यूनाइट टुगेदर, और उन्हें साथ में आना ही होगा। सो दे शैल नॉट स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस, राइट, rather they all shall keep quiet and speak the language of silence। यानी उन्हें अगर कोई भाषा बोलनी है तो किसकी भाषा बोलनी है? साइलेंस की भाषा बोलनी है। साइलेंस की भाषा क्या होती है? कि थोड़ी देर के लिए चुप रह के, आप सब लोगों को एक काम दिया गया है और वो ये कि थोड़ी देर के लिए शांत रह के सब कुछ निहारें, ठीक है। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली इस पोम के अंदर पीस एंड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड क्या होता है? भाईचारा। तो यानी यहाँ पर शांति और भाईचारे के बारे में बात हो रही है। पूरे पोम के अंदर इसी को प्रमोट किया जा रहा है। एक तरीके से पैब्लो प्रमोट कर रहा है उसे कि हर और कहीं पर भी ये नेगेटिव नहीं है। पैब्लो पूरी पोम में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, ना ही कहीं डिस्करेज्ड है, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही दूसरों को एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फॉर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया के अंदर एकता लेकर आएंगे। और फॉर एटलीस्ट वन मोमेंट नो वन शैल मूव हिज आर्म्स आइदर टू सिग्नल और टू फाइट और आर्ग्यू विद ईच अदर। और थोड़ी देर के लिए कोई भी व्यक्ति अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी वे में। एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि एक सांकेतिक भाषा भी जो होती है, उसमें भी आर्म्स का इस्तेमाल उसके लिए भी किया गया है यहाँ पर। जैसे कि इधर आओ, चले जाओ, 1 2, चुप रहो, ये इशारे जो होते हैं सांकेतिक भाषा ही कहलाती है, ठीक है। तो ये सांकेतिक भाषा भी सीखनी पड़ती है, लेकिन कुछ भाषाएं, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो हमें सीखने नहीं पड़ते हैं। हमको अगर कोई यूँ इशारा करे तो हमें वो सीखना नहीं पड़ेगा, हमें यूँ ही समझ में आ जाएगा कोई हमें चुप रहने के लिए ही बोल रहा है ना। तो यहाँ पर ये है कि थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पैरों को चलाना भी छोड़ दो, ताकि थोड़ी देर के लिए एक शांति बनी रहे। ये शांति क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है, हर तरफ एक ठहराव जो ये चाह रहे हैं पैब्लो, वो क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे निजी जीवन में वो ठहराव है ही नहीं, वो जो रोक वो है ही नहीं। क्योंकि हमारे लाइफ में हर वक्त ये चलता रहता है, सुबह जल्दी जगना है, जल्दी से रेडी होकर फिर स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, किसी को जो ऑफिस जाते हैं उसे ऑफिस जाना है, और किसी को अगर जिसको स्कूल ऑफिस कॉलेज भेजना है उन सब के लिए तैयारी करनी है, तो इसलिए उसको जल्दी जागना है ना। तो फिर बाद में ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, सब कुछ यही, और फिर सो जाना है। क्या थोड़ी देर हम रुक कर बैठ कर हमारे इर्द गिर्द को नोटिस करते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर? नेगेटिवली तो बहुत आसान है, चलते फिरते ही हम कर लो, लेकिन क्या पॉजिटिवली हम ये रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअल में हाउ ब्यूटिफुल दिस वर्ल्ड इज़, हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज़। यानी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये जो प्रकृति है वो कितनी खूबसूरत है। हम इतना विचार ही नहीं करते हैं कि हम इन चीज़ों पर भी गौर करें, राइट स्टूडेंट्स। इसीलिए थोड़ी देर रुकने के लिए कह रहा है कि हम हर वक्त जो शिकायतों से भरे रहते हैं,
हमारे इर्द गिर्द बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और चूंकि हर वक्त हम शिकायत करते रहते हैं, खुद के लिए समय भी नहीं निकालते हैं, तो हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाते हैं। और जो व्यक्ति खुद नेगेटिव हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वो नेगेटिव हो चुका है, वो व्यक्ति दूसरों में भी नेगेटिविटी ढूंढता रहेगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात करता रहेगा जो शायद पूरे समाज में एक नेगेटिविटी फैलाती है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, it would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. पूरी चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, ये वाला हिस्सा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। कैसे, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो फॉरेन, या फिर स्ट्रेंज कह सकते हैं, या अजीब। यहाँ पर जो है इसका अर्थ है अनोखा। क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? अनोखा, मतलब एक पॉजिटिव में कि बहुत ही अनोखा और एकदम अलग सा पल होगा। एक ऐसा पल होगा जो पहले कभी ना तो किसी ने देखा होगा, ना कभी इसके बारे में कभी सोचा होगा। और ये सच है, जब पूरी दुनिया अगर रुक जाएगी, चुप हो जाएगी, मतलब कि कोई काम नहीं कर रही है, सब कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ी देर ठहर गए हैं, तो क्या होगा? कोई भी रश, कोई जल्दीबाजी, भागा दौड़ी कुछ नहीं रहेगी। विदाउट एंजिन्स, एंजिन्स यहाँ क्या है? कोई भी मशीन, चाहे फैक्ट्री में चलने वाली इंडस्ट्रियल मशीन्स हो, या फैक्ट्री वाली मशीन्स हो, आपके फ़ोन, मोबाइल्स ये सब हो, या फिर हमारी कार्स या व्हीकल्स जो होते हैं वो हो, साइकिल की ट्रेन हो, कुछ भी हो, वो सब भी नहीं चलेंगे। जब हम कुछ काम नहीं कर रहे, एकदम रुक गए हैं, तो ये सब भी नहीं चलेगा, तो और ज़्यादा साइलेंस हो जाएगा। और ये साइलेंस सन्नाटा नहीं होगा, अगेन क्या होगा? स्टेबिलिटी, ठहराव। वी वुड ऑल बी टुगेदर। और ये लम्हा जो होगा, ये जो मोमेंट होगा, ये मोमेंट इतना अनोखा होगा कि हमें पहली बार ये एहसास होगा कि हम सब साथ में हैं, कि हम सब एक साथ हैं। वी ऑल आर टुगेदर, कि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। राइट? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस, सडन का मतलब होता है अचानक, स्ट्रेंजनेस फिर से क्या होगा? अजीब। कि ये अनोखा पल जब आएगा तो हमें बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं, हम इसे पहचानते नहीं हैं, अनफेमिलियर है। हम ज़्यादा इस पल को, ऐसे पल को हमारे लिए समझना थोड़ा सा अजीबोगरीब रहेगा कि ये कैसा पल है जहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, कहीं कुछ एक्शन नहीं ले रहा, सब कुछ एकदम शांत है। और इस शांत के अंदर ऐसा लगता है मानो सब एक हो गए हों, सब दे ऑल बिकम वन। और ये इतना अजीब मौका, इतना अजीब लम्हा होगा कि शायद हम पहचान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये अचानक से हुआ क्या। फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन कौन होते हैं? मछुआरे। तो मछुआरे क्या करते हैं? अब यहाँ पर बेटा बहुत सारे बारे में बात हो सकती थी, लेकिन फिशरमैन को क्यों लाए? क्योंकि अर्थ की जब हमने बात की तो हमने किसकी बात कर ली है? लैंड की बात कर ली है, ज़मीन की जो बात है कर ली है। अभी हम वाटर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर लैंड पर बात हो गई या वाटर पे, कि फिशरमैन जो हैं वो क्या करते हैं? ठंडे समंदर का जो पानी, ठंडे पानी में नहीं जाएंगे, ठीक है? उस पानी के अंदर नहीं जाएंगे। वुड नॉट हार्म वेल्स। और वहाँ पर जो मछलियाँ हैं, एक वेल मछली भी होती है, लेकिन यहाँ पर वेल सारी फ़िश को दर्शाती है, ठीक है? सारी फ़िश को दर्शाती है। अब एक बात बताइए मुझे, क्या यहाँ पर बहुत सारी फ़िश को मुझे फ़िशेस लिखना चाहिए क्या? जी नहीं, फ़िश का प्लूरल फ़िशेस नहीं होता, इनफैक्ट फ़िश ही कहा जाता है। और इसका कलेक्टिव नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक्चुअली जब फ़िश जहाँ पर झुंड में, जहाँ पे तैरती हैं या जहाँ होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ फ़िश। राइट स्टूडेंट्स? तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? स्कूल ऑफ फ़िश। तो यहाँ पर वेल्स सारी ही फ़िश को दर्शा रही है बेसिकली, ठीक है? एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी वो लोग जो नमक जो है, नमक को इकट्ठा करते हैं। नमक कहाँ से इकट्ठा होता है?
समंदर से ही, यानी ये पूरा समंदर का ही पूरा डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। ये इसलिए भी ख़ास तौर से इसका मैं ध्यान दिलवा रही हूँ क्योंकि जब हम सॉल्ट की बात कर रहे होते हैं, चाहे सॉल्ट इकट्ठा करने की बात कर रहे हूँ या जो भी, हमारे दिमाग में हमेशा क्या चलता है, सॉल्ट 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 चलता रहता है। जो शब्द है सी, वो जहन में कई बार नहीं आ पाता, स्पेशली जब हम हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स में जो कि बोर्ड के हैं उसके अंदर आंसर लिख रहे हों तो कई बार स्किप कर जाता है। हमें स्किप नहीं करना है। ये पूरी ही लाइफ जो है, ये वाटर या सी लाइफ जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो नमक भी कहाँ से इकट्ठा करते हैं, समंदर के पानी से ही इकट्ठा किया जाता है और ये काफ़ी नुकसानदायक होता है जो लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि नमक जो होता है हार्श होता है, एक मसाला ही तो होता है ना, तो मसाले हाथ पे टच होते हैं तो चोट लगती है, चोट मतलब कट लग जाते हैं, तो वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये लोग, जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, नमक गैदरर या सॉल्ट गैदरर्स, उन लोगों को भी थोड़ा सा समय मिलेगा कि कम से कम अपने हाथों के ज़ख्म को तो देख सकें। तो यानी मछुआरों को रोकेंगे तो थोड़ी सी ये जो वेल्स हैं ना या फ़िश हैं, फ़िश को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा उनको, क्योंकि उन्हें कितना दिन रात कितने मछुआरे हैं जो पूरे कितने अलग अलग सारी मछलियों को पकड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये समुद्री जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही करते हैं, राइट। तो ज़मीनी जो पूरा लैंड जो भी एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर ही चुके हैं हम। अब व्हीकल से, यहाँ पर जो लैंड में बात हो रही है तो वो एयर की भी बात है, क्योंकि हम इंजन्स की बात हुई ना, तो पोल्यूशन भी फैला ही रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ पर हम एयर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ जो लैंड है उसके बारे में बात हो चुकी है, वाटर के बारे में हो रहा है कि किस तरीके से हम मरीन लाइफ भी डिस्टर्ब करते हैं। और ये जो सॉल्ट निकालते हैं तो यहाँ पर तो फ़िश को थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी, और यहाँ पर ये जो लोग हैं जो नमक का काम कर रहे हैं, नमक को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं समंदर से, उन्हें थोड़ा समय मिलेगा कि वो अपने ज़ख्मी हाथों को थोड़ा समय दे सकते हैं, ज़ख्मी हाथों को फिर से ठीक कर सकें और मरहम उस पर लगा सकें, क्योंकि दिन रात वो ये काम करते हैं। और ये जो काम करते हैं, क्या उनको इतना वक्त मिल पाता है कि वो अपने ज़ख्मों को, अपने हर्टफुल हैंड्स को ठीक कर सकें? नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए कि थोड़ी देर रुककर अपने बारे में तो देखो, अपने बारे में भी तो ध्यान दो। आपको तो अपने खुद के लिए समय नहीं है, और ये सच है। इसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगी आपको। ये देखिए, इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When everyone will come to a standstill, it will be a rare situation। मतलब ये बहुत ही रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होगी, ये एक ऐसा लम्हा होगा जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। कब? जब सब लोग एक साथ आएंगे एकदम चुप होके। No one will be in a rush, कोई भी जल्दीबाजी में नहीं होगा। There will be no engines running, किसी भी तरीके की कोई भी मशीन जो है वो नहीं चल रही होगी, चाहे वो मशीन कोई पेन ही क्यों ना हो, कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री मशीन्स या फिर गाड़ियाँ, कोई मशीन नहीं चल रही होगी तो कोई आवाज़ नहीं होगी। Everyone will be calm and quiet, सब रिलैक्स्ड होंगे। अब यहाँ पर ये रश, भागा दौड़ी का एक मेंटल रश भी जो होता है ना, वो भी है कि दिमाग की भागा दौड़ी भी एक होती है कि जब पूरी दुनिया रुक जाएगी तो हमें ये डर नहीं रहेगा, अरे अरे बॉस प्रोजेक्ट मांग रहा है, या अरे अरे टीचर ने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कहा था। ये भी रश नहीं रहेगा। तो ना शारीरिक भागा दौड़ी है और ना मानसिक ये कि अरे भागना भागना, अरे चलो चलो चलो, वो भी नहीं रहेगा। यूनाइटेड विद ईच अदर इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, और ऐसे लम्हे में सब लोग एक दूसरे से मिलकर एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के प्रति जो है कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस करेंगे, कनेक्शन महसूस करेंगे, क्योंकि किसी को ना ही कोई जल्दीबाजी है, ना ही किसी को कहीं जाने की जल्दी रहेगी, ना लौट कर आने की जल्दी रहेगी। थोड़ी देर ये वो लम्हा है जब हर व्यक्ति अपने खुद की लाइफ का वो पल जी रहा होगा, राइट। इट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज इट हैज़ नेवर हैपेंड अर्लियर, ये अजीब इसलिए होगा क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग आइदर फॉर फूड और टू अर्न हिज लाइवलीहुड। इसका मतलब है कि अपना जीवन यापन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरे को, फिशरमैन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, व्हेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, ताकि उनका खुद का जीवन यापन हो सके, उन्हीं की बात कर रहे हैं।
All the people who work endlessly will get some time to look at the injuries and the damage they have caused to their body. यहाँ पर बात हो रही है सॉल्ट गैदरर्स की. किसकी? सॉल्ट गैदरर्स की बात हो रही है कि जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और देखेंगे कि जो काम वो कर रहे हैं उस काम के अंदर उन्हें कितना, उनके शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान है, उनके शरीर को कितना ज़्यादा चोट लगी है, कितने ज़्यादा वुंडेड वो हुए हैं, और उन चोट पर मरहम लगाने का तो समय कम से कम मिलना चाहिए. अब यहाँ स्टूडेंट्स बात हो रही है, यहाँ पर तो खैर उदाहरण तो दिया है सॉल्ट गैदरर्स का, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं. जैसे कोल माइंस होती हैं, उनमें कोई भी माइंस हो उसमें जैसे लोग बहुत नीचे तक जाते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं धरती में, ज़मीन के अंदर, तो उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ होने लग जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी प्रॉपरली नहीं मिलता है. तो इसीलिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दिन रात उसके अंदर शारीरिक क्षमता बहुत लगती है, बहुत ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन रिटर्न उतना अच्छा होता नहीं है, और जो इंसान का शरीर है वो बीमार भी पड़ने लग जाता है, और फिर भी वो काम बंद नहीं होता, लगातार दिन रात वो काम किया जाता है. राइट. तो इसलिए जब सब रुक जाएंगे, ये काम भी अगर रुक जाएगा कुछ समय के लिए, तो वो समय होगा इन लोगों को अपने शरीर की तरफ, या अपने जितने भी शरीर पर जो ज़ख्म पड़े हैं, या अगर बीमारी लगी है तो उसे देखने का समय तो मिलेगा कि अच्छा मैं बीमार हूँ. अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि किसी को पता ही ना चले कि वो बीमार है, नहीं है, या उसको चोट लग गई है तो भी उसे मरहम कैसे लगाए पता नहीं चलता है, तो ऐसा इस तरह से हो जाता है स्टूडेंट्स. जैसे एक छोटा सा उदाहरण जो मैंने अभी भी कहा था, मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो अभी बताती हूँ कि कई बार हम इतनी भागा दौड़ी में और इतनी जल्दीबाजी में होते हैं काम करने के लिए ही कि बहुत कमाना है, उस कमाने के चक्कर में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें दो पल समय भी नहीं मिल पाता है. अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आज तो मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला. अरे आज तो मैं इतना लेट हो रही थी काम के चक्कर में, और ऐसे कि मैं तो भागते भागते, क्योंकि कल रात को मीटिंग थी इसलिए नींद पूरी नहीं हुई, इस चक्कर में सुबह भी मैं लेट से उठी, तो मैं प्रॉपर रेडी नहीं हो पाई टाइमली, और इस वजह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो बस भागते भागते जो पराठा था जो भी रोल करके मैं बस खा गई. तो ये जो उदाहरण है वो ये है कि जहाँ आप इतना काम कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, तो क्यों कमा रहे हैं? अगर दो टाइम की जो खाना है वो भी अगर बैठकर आप नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर इतने कमाने का अल्टीमेट फ़ायदा क्या हुआ? सिर्फ नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेना या नए नए चीज़ें खरीद लेना, सिर्फ यही सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो समय के साथ आप खुद बदल देना चाहते हो. जो ड्रेस आपने आज खरीदी है, शायद 2 दिन बाद ही हो सकता है वो ड्रेस तो आपके लिए पुरानी हो गई. नए आप हमेशा खुद अपने लिए रहते हो, तो इसलिए आपको खुद पर ये ध्यान देना चाहिए कि आप अपने आप के साथ समय बिता पा रहे हो कि नहीं. तो ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. तो मेक श्योर कि अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं तो आपका जो मेन काम है, या जैसे यहाँ पर खाना रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, तो ये जो खाना है कम से कम उसे हम इतना सम्मान दें कि इतना समय तो हमारे पास हो कि हम उसे बैठकर धीरज से खा सकें. राइट. क्लियर है स्टूडेंट्स? यही समझाना मैं चाह रही थी. अब बढ़ते हैं आगे, और अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड स्टेंजा. Those who prepare green wars. ग्रीन वॉर्स क्या होती हैं? ये वॉर एक्चुअल में वैसे कोई लड़े जाने वाली वॉर नहीं होती हैं, यानी पेड़ पौधे काट देना, ठीक है, जंगल को ख़त्म कर देना लगभग, ये एक्चुअल में ग्रीन वॉर्स होती हैं. ठीक है, कि हम जितनी भी हरियाली है, या जैसे अपनी ज़रूरतों के लिए जंगल काटते चले जा रहे हैं और नेचर को जो नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, वो होता है ग्रीन वॉर. ठीक है. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये क्या है? ये जो लड़ाई और युद्ध के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो हथियार होते हैं, चाहे आग हो चाहे गैस हो. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये बहुत ही शानदार लाइन है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स इन दिस पोएम. इसमें है कि एक विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जीत. और विथ नो सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब होता है जो जी पाए, मतलब जिन्होंने युद्ध लड़ा और जो जिंदा रहे. ठीक है, वो सर्वाइवर हो गए. तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक ऐसी जीत
जहाँ पे कोई बचा ही नहीं है। तो मतलब आप युद्ध लड़ रहे हैं और आपकी सेना के लोग जो मर रहे हैं, उनके मरने के बाद वो क्या जीत है? वो कोई जीत होती है कि जहाँ लोग मर रहे हैं? कैसी जीत है ये? लेकिन ये लोगों के सेल्फिश रीजंस होते हैं। सत्ता और पावर जो उसका जो नशा होता है और सत्ता और पावर की जो चाह होती है, उस चक्कर में कितने ही वॉर्स, कितने ही युद्ध करते हैं, कितनी ही लड़ाइयाँ करते हैं और उस वजह से कितने ही लोग और निर्दोष लोग अपनी जान खो बैठते हैं। और जो लोग अपनी जान खो बैठते हैं, उनके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या वो वाकई में विक्ट्री है? क्या वो वाकई में एक जीत है, विजय है, फतह है? क्या है? सही मायनों में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसका मतलब है उन लोगों की बात हो रही है जिनके जो कपड़े हैं एक्चुअली खून से रंगे हैं। खून से रंगे होने का ये मतलब नहीं कि एक्चुअल में जो कपड़े पहने हुए हैं उस पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब है ये एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर, सभी लोगों पे, और सही इल्ज़ाम है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फिश रीजंस के लिए, जो इतने मतलबी हैं कि अपने मतलब के लिए, अपने खुद के कारणों के लिए उन्होंने क्या किया? लड़ाइयाँ, युद्ध छिड़वा दिए। और ये सिर्फ मैं दुनिया में बड़े बड़े वॉर्स की ही बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए अगर बहुत ही साधारण लेवल पर भी है, मान लीजिए फ्रेंड्स के अंदर ही है कि अपने रीज़न, अपने सेल्फिश होने की वजह से अपने बाकी दूसरे दोस्तों के अंदर कई बार लड़ाइयाँ करवा देते हैं, झूठ बोल के लड़ाई करवा देते हैं। होता नहीं कि दो फ्रेंड्स आपस में लड़ पड़ेंगी तो फिर उनके बीच में मैं आके मैं बाजी मार के और फिर मैं क्या हो जाऊंगी कि वो बस मेरी फ्रेंड है। ऐसे बच्चों वाली हरकतें ऐसी कई बार होती है ना। तो यहाँ ये सिर्फ वो वर्ल्ड वॉर टाइप के ही युद्ध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हर एक लेवल की, हर एक लेवल की खींचातानी की। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम है, स्पेशली ये जो वॉर्स है, जिन्होंने ये वॉर करवाई है अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से, लोगों की जानें देने के लिए वो ज़िम्मेदार है। और ऐसे लोगों की जो खून है वो इन्हीं के मत्थे आता है, उस खून की बात मैं कर रही हूँ। ऐसे लोग क्लीन क्लोथ्स पहन के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के एक बार आएंगे। तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आने का मतलब है कि आज वो लड़ नहीं रहे हैं। अदरवाइज ऐसा थोड़ी कि बाकी दिन बिना धुले हुए मैले कपड़े पहन के आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्लीन का मतलब है दैट दे आर नॉट फाइटिंग टुडे। इसका मतलब है दे आर नॉट फाइटिंग टुडे। क्लियर है? ठीक है, वो आज नहीं लड़ रहे हैं, आज नहीं लड़ रहे। क्लीन क्लोथ्स ये दर्शा रहा है। ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ये ब्रदर्स कौन है? एक्चुअल में एनिमीज़, क्योंकि आज ये लोग लड़ नहीं रहे तो ये जो इनके जो दुश्मन भी जो है ना, आज क्या हो गए हैं, इनके दोस्त बन गए हैं। ये शब्द से हमें एक और पता चलता है कि ब्रदरहुड या भाईचारा ये प्रमोट कर रहे हैं पैब्लो। ठीक है, इन द शेड डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग मतलब वॉर नहीं कर रहे। ये नथिंग क्या दर्शा रहा है? वॉर। ये नथिंग क्या दर्शा रहा है? एक्चुअली में वॉर। तो वॉर नहीं कर रहे कि आज जो है, आज चूँकि रुक गए हैं, तो आज ये लोग जितने भी लड़ते, युद्ध करते, जो जिस पर एक दूसरे के सैनिकों का या लोगों का जो हत्याएं हुई हैं, जो जितनी डेथ्स हुई हैं, उन लोगों का खून जिनके सर पर मत्थे मढ़ा गया है या जिस सर पर आता है, या जो रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार हैं लोगों के मर जाने के पीछे, उनकी जान जाने का जो कारण बनते हैं, आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज वो शांत हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं भाईचारे के हिसाब से वो एक दूसरे के साथ हैं। What I want should not be confused with total inactivity। ये एक क्लैरिफिकेशन है, ये एक क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन मतलब यहाँ पर ये सफाई दी जा रही है या क्लियर किया जा रहा है कि मैं कुछ भी जो कह रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं यूनिटी, जो मैं शांत और जो मैं स्टिलनेस की बात जो कर रहा हूँ, उसका ये मतलब मत निकाल लेना कि मैं पत्थर की मूर्त बनने के लिए कह रहा हूँ कि कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं ही हो। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पर ये जो क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा। मैंने जो कुछ भी कहा है, कोई ये मत सोच लेना कि एकदम बस ऐसे बस हो गए, नहीं। एक
कोई मूवमेंट नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि ऑब्ज़र्व करो, थोड़ी देर रुक जाओ और ऑब्ज़र्व करो अपने इर्द गिर्द के आप लोगों ने जो किया है उसका क्या नतीजा हुआ है, उसे देखो। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। लाइफ जो है, जीवन जो है, वो तो जो है सो है ही। मैं, आई कौन है? ये है पाब्लो। पाब्लो नेरूदा जो हैं, पोएट जो हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे और एक ऐसा ट्रक नहीं चाहिए जिसमें लाशें ही लाशें हों। यहाँ पर डेड कौन है? वो सैनिक, वो सोल्जर्स जो युद्ध में अपनी जान गंवा देते हैं। हाँ, उनको शहीद कहा जाता है, मार्टर्स कहा जाता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए, किसी के लिए बेटा था, किसी के लिए भाई था, किसी के लिए उसका हस्बैंड था, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ शहीद था तो ये शहीद कहकर कोई अपने आप को इस दुख से बाहर नहीं निकाल सकता है ना। हो सकता है इस चीज़ की खुशी रहो कि मेरे बच्चे ने देश के लिए अपनी जान दे दी, मुझे इस बात का गर्व है, बिल्कुल गर्व होना चाहिए, लेकिन ये क्या इस बात के दुख को ख़त्म कर देगा कि मेरा बेटा तो चला ही गया है? इस दुख को कम नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितने भी युद्ध पता नहीं क्या जीतने के लिए आप लोग कर रहे हो, क्या मिल जाएगा आपको उस युद्ध को करने से? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ी देर रुक कर देखो कि आपने किया क्या है, और जिस दिन आप रुक जाओगे ना, जिस दिन ठहर जाओगे, उस दिन जिनको अपना दुश्मन समझ रहे हो वो भी आपके भाइयों की तरह आपके साथ होंगे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप कुछ गलत नहीं करोगे तो गलत रिएक्शन भी नहीं आएगा, तो सब रुक जाएंगे। कोई आपका फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहेगा। आप भी अटैक नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपको रिप्लाई नहीं देगा, उसका अटैक हमले का जवाब नहीं देगा, और वो भी रुका रहेगा तो वो भी हमला करना शुरू नहीं करेगा, और वो हमला करना शुरू नहीं करेगा, आप भी जवाब देना ठीक नहीं समझोगे, तो रुक जाएगा। और तभी क्या होगा कि मैं इनएक्टिविटी का यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं है कि पत्थर की मूर्त बन के रुक जाओ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि युद्ध करना रोक दो, युद्ध करना रोक दो, क्योंकि और एक ट्रक लाशों से भरा हुआ, इन सैनिकों की लाशों से भरा हुआ मैं नहीं देख सकता। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग और फिशिंग इन द डीप सीज एंड द सोल्जर्स हु यूज वेपन्स टू किल फेलो ह्यूमन बींग्स नीड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब है जांचना बेसिकली। तो यहाँ ये है कि जितने भी लोग जो हैं, जो पूरी धरती, जो नेचर है उसे तबाह कर रहे हैं, तो नेचर सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं होते, यहाँ पर माइनिंग, कोल माइनिंग ही है जैसे, तो ज़मीन में कितने गहरे खड्डे, मतलब लगभग पाताल तक ही पहुँचने वाले हैं, इतना ज़्यादा खोद दिया गया है। इसके अलावा फिशिंग जो है बहुत ही गहरी में, क्योंकि कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं जो सीज़ की, तो उन लेयर को ख़राब कर दिया जाता है, तो मरीन लाइफ या समुद्री जीवन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ इसको ग्रीन वॉर कहा गया है कि आपने प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचा दिया, कितना डैमेज कर दिया। उसके अलावा जितने भी सोल्जर्स या सैनिक हैं, वो जो दूसरे देश के जो सैनिक हैं जो उनसे लड़ते हैं, एक दूसरे को मार गिराते हैं। क्यों? सत्ता में जो जाना चाहता है उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए मान लीजिए, या ज़रूरत मान लीजिए, ठीक है। और लेकिन वो कभी भी रुक कर ये नहीं देखता, मतलब ये कारण है, ज़रूरी ये है कि ये लोग सब रुके और अपने एक्शंस या अपने हरकतों का जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसे ज़रा देखें, उसे ज़रा समझें। दे आर मेयरली डूइंग देयर जॉब और फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब ये जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, उनका तो जॉब है, ये नौकरी है, ड्यूटी है। ही वॉन्ट्स देम टू पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। ही, पाब्लो नेरूदा, देम कौन है? सोल्जर्स नहीं। कौन लोग हैं ये? जो सत्ता की चाहत चाह रहे हैं, पावर का नशा है जिसे, उनको कह रहा है, ठीक है। उन्हें नए कपड़े, दैट इज़ टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, कि एक नया नज़रिया जीवन की तरफ, नया नज़रिया कि एक दूसरे के देश के लोगों को या सैनिकों को मारकर कुछ हासिल नहीं होगा। कौन सी जीत लोगे? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो ये चाहता है कि नए कपड़े या नया नज़रिया बेसिकली, ठीक है, कि आप लोग जीवन को जीने का नया तरीका सोचें, ये चाह रहा है यहाँ पर।
एंड टू रियलाइज दैट किलिंग सो मैनी पीपल इज़ नॉट अ विक्ट्री, कि इतने सारे लोगों को मार देना कोई विजय होना नहीं है, कोई जीत नहीं है, ये कुछ नहीं है ये. He wants all of us to be united as one, consider our enemy to be our friend. और ये चाहता है कि हम सब लोग एकजुट होकर रहें और हम ना तो हम हमला करें. तो ये सारे लोग जब एक साथ अगर इस बात को वाकई में समझें कि हमें किसी पर हमला नहीं करना है, तो कोई भी व्यक्ति किसी पर हमला नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति जवाबी हमला भी नहीं ही करेगा. राइट तो यहाँ एकजुटता या हम कहना चाहिए ब्रदरहुड या भाईचारा, इसको प्रमोट कर रहा है. ही इज़ प्रमोटिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी. भाईचारा, शांति और एकजुटता, इसको प्रमोट किया जा रहा है, उसे बढ़ावा दिया जा रहा है. ठीक है. He does not want us to stop our works but to take some time and analyze the results of our deeds. ये नहीं कह रहा कि अपना काम मत करो, अपने काम को रोकने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा है कि थोड़ी देर रुककर हमने जो काम किए हैं, हमने जो एक्शंस लिए हैं, उसके क्या परिणाम निकले हैं, ज़रा उन पे गौर करिए, उन पे गौर फरमाने को कह रहा है. राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है. आगे जो फोर्थ स्टैंजा है वो, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. सिंगल माइंडेड का क्या मतलब है? सीमित सोच, लिमिटेड विचार होते हैं ना किसी के, कि सीमित सोच है बस, उसे कहा जाता है सिंगल माइंडेडनेस. और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, पूरी तरीके से सेल्फिश, उसे कहा जाता है कि मैं मेरा भला कैसे कर लूँ, बस दूसरे का कैसे भला हो रहा है नहीं हो रहा मुझे कोई मतलब नहीं, उसे कहा जाता है सिंगल माइंडेड. राइट. अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, मतलब हमारा जीवन बढ़िया चलता रहे, हमारा सब कुछ भला होता रहे, तो सिर्फ खुद का ही जीवन सुधार जाए, खुद का ही भला हो जाए, इस तरीके की विचारधारा से बाहर आना ज़रूरी है. And for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यानी कम से कम एक बार तो हो सकता है कि इतनी जो ह्यूज साइलेंस है, ह्यूज मतलब पूरी दुनिया चुप है ना, कि हो सकता है कम से कम एक बार तो इतनी बड़ी साइलेंस के कारण एक बार तो कम से कम हमें ये जो मौत का डर है, मौत का जो खौफ है, हम उससे दूर आ सकें. मौत का डर कैसे हमें might interrupt this sadness of never understanding ourselves. ये एक तरीके का दुख है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ सकते हैं, खुद को ही हमें खुद की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो कम से कम हम इतनी सन्नाटे से हम कम से कम खुद को जांचेंगे, खुद के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, खुद को एक्चुअल में क्या पसंद है, एक्चुअल में क्या अच्छा लगता है, एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, क्या वाकई में इस युद्ध में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, कि वाकई में जो कर रहे हैं करना चाहते हैं, एक्चुअल में ये समझेंगे. और इतनी बड़ी साइलेंस एक तरीके से हम जो कर रहे हैं ना उसमें इंटरप्ट करेगी. इंटरप्ट मतलब उस चीज़ को तोड़ेगी, एक बार उस साइकिल को तोड़ेगी कि हम जो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये एहसास होगा कि हम जो कर रहे हैं शायद वो गलत है. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, खुद को नहीं समझ पाने की जो उदासी है, उस उदासी को ख़त्म करने में ये इतनी बड़ी साइलेंस हमें बहुत सहायता करेगी. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ. थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ का मतलब है कि हम जो डर रहे हैं ना, इस मृत्यु के खौफ, जो डेथ का जो खौफ है हमारे अंदर, किसी दिन मर जाएंगे, उससे भी हमें बचने में मदद करती है ये साइलेंस. अब इसके बारे में आगे वाले स्टैंजा में स्टूडेंट्स हम यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. इसका मतलब है कि हर व्यक्ति जो है, देखिए यहाँ पर ये जो सिंगल माइंडेडनेस है ना, ये बेसिकली किस तरीके से है कि मैं मेरा काम कर लूँ ये, और इसी हिसाब से हम काम करते रहते हैं कि मेरे काम हो जाए. और यही चीज़ क्या करती है हमको, वो कि मरने से पहले मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये गोल है मेरा, वो गोल है, और मुझे मेरे ये सारे सपने पूरे करने हैं मरने से पहले. किसी को क्या पता है कौन कब मरेगा, आज कल अभी इसी वक्त या बहुत लंबे समय के बाद, किसी को नहीं पता. जब तक जिंदा है जिंदा की तरह रहिए, मशीन की तरह नहीं. राइट. तो ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग देयर टास्क, कि हर कोई व्यक्ति मशीन की तरह कि वो उसका जो भी काम है ना, वो काम कम पूरा हो जाए, इस हिसाब से ही जी रहा है. दे आर ड्रिवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड द थ्रेट ऑफ डेथ. यानी हर समय उसके पास क्या टारगेट रहता है
कि मुझे जीना है या मुझे ये काम कर लेना है ताकि मैं बच जाऊं इस तरह से। और हर समय उसे डर का एक मौत का एक डर जो है वो सताता रहता है कि पता नहीं कब मर जाएंगे, मालूम नहीं। क्यों डरना है इस बात से, एक मौत तो आनी ही है, तो जब तक नहीं आ रही तब तक तो अच्छे से खुशी से रहें। सो दे आर इन अ मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल देयर वर्क्स। मैड रश का मतलब होता है कि पागलों की तरह वो इस काम में लगे हुए हैं खतरनाक तरीके से, कि किसी तरीके से हमारे पूरे काम पहले ही निपट जाएं। ठीक है। He says that perhaps if they pause for a while, they can appreciate their achievements and their lives would become happier. अब यहाँ पर हमारे पोएट ये बोल रहे हैं कि इन लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा कि अगर वो थोड़ी देर अपनी ये जो लगातार काम जो कर रहे हैं ना, कांस्टेंट जो काम कर रहे हैं कि एकदम कांस्टेंट कर रहे हैं, काम 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 कर रहे हैं, जब रुकेंगे यहाँ पे तो ये व्यक्ति यहाँ रुक के थोड़ी देर सोचेगा कि एक्चुअल में उसने जो काम किया है वो किया क्या, कितना जाल जंजाल कर रखा है। और थोड़ी देर जब अपने काम को देखेगा तो तभी तो समझ पाएगा कि उसका काम कितना सही कितना गलत हुआ। और अगर अच्छा काम है तो थोड़ी देर उसको देखकर उसे अप्रिशिएट कर पाएगा, उसे सराह पाएगा कि देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और अगर उसमें कोई गलती हुई तो इंटरप्ट करेगा, उसी वक्त उसको ठीक भी करेगा, तो क्या हो जाएगा, बेटर, एक ग्रोथ होगी, उसमें बेहतरी होगी, राइट। He suggests that by keeping quiet we will be able to understand the true purpose of our life. और जब वो अपने कामों को पहचानेगा तो एक तो खुश हो जाएगा, और क्या होगा कि थोड़ी देर रुककर जब मैं समझूंगा, थोड़ी देर रुककर जब मुझे एहसास होगा कि एक्चुअल में मैंने कैसे क्या काम किया है, थोड़ा आसपास को भी गौर से देखेगा, तो उसे क्या होगा, कीपिंग क्वाइट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, कि इस जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हम बस ये मशीन की तरह काम करने के लिए जी रहे हैं क्या, नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि मैं इस दुनिया में हूँ तो मैं क्या हूँ। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पसंद है पढ़ाना, ठीक है। अगर मैं इसको इन्जॉय कर रही हूँ, हर वक्त उस पर मेहनत कर रही हूँ, तो मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे ये गौर करना ज़रूरी है कि मैंने जो पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया वो सही है नहीं है। अगर मैं इस पर ध्यान ही ना, तो बस पढ़ाई जा रही हूँ, तो मुझ में और मशीन में फिर क्या अंतर है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं ध्यान दूँ। आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप भी ध्यान दें जो भी आप काम कर रहे हैं। ये जैसे कर रहे हैं लगातार बस करे जा रहे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि थ्रेटनिंग ऑफ डेथ, वो जो बात है वो आगे वाले हमें स्टैंजा में कंटिन्यू होगी। बेसिकली वो डर किस चीज़ का लग रहा था कि हम मौत से पहले कहीं मेरा काम कहीं अटक ना जाए, मैं मौत से पहले ही अपना काम पूरा कर दूं। इसीलिए हर समय मौत से डर लगता रहता है कि कहीं हम मर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, पहले ही सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये ना हो, इसलिए क्या, अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब क्यों ये जो डर है या ये जो खौफ है वो एक्चुअल में क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो डेथ इज़ व्हाट, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि आएगी ही आएगी, मौत जो है उसको कोई रोक नहीं सकता, आएगी ही आएगी। इसलिए हमको उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, उस डर के बजाय हमें धरती से सीखना चाहिए, हमारी अर्थ से। अर्थ हमको बहुत कुछ सिखा सकती है सही मायनों में। कैसे? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब जब हमें लगता है कि सब डेथ है, एकदम शांत है, डेथ से रिलेटेड है, ध्यान से समझिए। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी धरती को अगर हम देखें तो हमें क्या लगती है, वो डेड लगती है। डेड मतलब उसमें ऐसा कोई मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा होता है ना, वो तो अंतरिक्ष में हम जाए तो पता चलता है मूव हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो कब से वो मूव हो रही है, सदियों से अपनी धुरी पर उसी तरीके से वो मूव बस होती जा रही है, निरंतर, कॉन्स्टेंटली। ये एक परसिस्टेंस दिखाता है स्टूडेंट्स। क्या दिखाता है कि निरंतर अपने काम को
करते ही चलिए। परसिवेरेंस होना चाहिए कि हम निरंतर अपने काम को करते ही चले, उसमें रुकना थमना नहीं होता, लगातार करते ही रहना होता है वो काम को, और तब हमें सही मायनों में पता चलेगा कि ज़िंदा रहना एक्चुअल में होता क्या है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, यानी हमको बेसिकली मरने से नहीं डरना चाहिए बल्कि जीने का सही तरीका सलीका सीखना चाहिए। और अब आखिर में फिर से कहता है कि अब मैं 12 तक की गिनती करता हूँ, 12 तक की गिनती करता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और 12 तक की गिनती मैं करूँगा, आप लोग फिर से चुप हो जाएंगे और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अब यहाँ से मतलब अब लोगों पर एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं छोड़ रहा है हमारा जो पोएट है, उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है कि अब यहाँ आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आपकी लाइफ, आपका जीवन किस दशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो आप सोचिए। क्या वाकई में आप जो कर रहे हैं वो सही है? क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? यहाँ पर ये एक उम्मीद भी छोड़ रहा है, एक तरीके की होप, एक होप भी यहाँ पर ये छोड़ रहा है। तो ये पूरी तरीके से पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस तरीके से और होप किस चीज़ की? कि अभी भी मुझे उम्मीद है कि शांति और भाईचारा और एकजुटता अभी भी आना संभव है, और अभी भी संभव है कि हमारी धरती जिस तरीके से एक जीवन यापन करती है, हम लोग भी उस तरीके से जीवन यापन कर सकेंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सजेस्ट्स अस टू टेक अ टीचिंग फ्रॉम नेचर। नेचर से सीखना चाहिए, मतलब बेसिकली जो अर्थ है उसको ही बताया गया है। अर्थ, अब इसको अच्छे से डिटेल में समझो। एज द अर्थ अंडरगोज चेंजेस इन विंटर, ये सीज़न का डिफरेंस बताया हुआ है। हर सीज़न में एक डिफरेंस होता है। जैसे सर्दियों में सब जम जाता है तो सब कुछ रुक जाता है, तो हमें क्या लगता है सब स्टॉप हो गया, लेकिन क्या स्टॉप हो जाता है? जी नहीं। तो सर्दियों में सब रुक जाता है, लेकिन वहीं जब स्प्रिंग सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न आने का मतलब क्या है? जीवन, ज़िंदगी दर्शाता है स्प्रिंग सीज़न, क्योंकि नई पत्तियाँ, नए फूल खिलते हैं और जितने भी बीज बोए हुए होते हैं अंकुरित हो जाते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? लाइफ। तो धरती जो है, जो कभी कभी लगता है, धरती जो है जो कभी कभी लगता है डेड है, वो एक्चुअल में अलाइव है। तो इस डेथ से नहीं डरना चाहिए, अपनी लाइफ से प्यार करना चाहिए। ठीक है? Changes in winter, everything freezes, becomes lifeless. But after some time, the season changes again and everything comes back to life. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो लेक की लेक जम जाती है ना? जैसे डल लेक है कश्मीर में, वो यूं की यूं जम जाती है, तो वहाँ पर शिकारे वगैरह नहीं चल पाते, बह नहीं सकते, तो जम जाती है। एकदम स्केटिंग कर लो उसके ऊपर तो एकदम स्टॉप लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे फुल स्टॉप है। और डेथ से भी कनेक्ट करते हैं, विंटर्स को डेथ से भी कनेक्ट करते हैं। राइट? तो ऐसा लगता है कि लाइफलेस हो गया है सब कुछ, कि किसी में कोई जान ही नहीं है, ज़िंदगी ही नज़र नहीं आ रही है। बट आफ्टर सम टाइम द सीज़न चेंजेस अगेन, कुछ समय के बाद मौसम जो है फिर से बदल जाता है। एंड एवरीथिंग कम बैक्स टू लाइफ, और सब कुछ वापस ऐसा लगता है ज़िंदा हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न जो है या बसंत ऋतु, उसकी बात हो रही है, ब्रिंग्स एवरीथिंग बैक टू लाइफ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नई पत्तियाँ, जो मैंने अभी भी बताया, नई पत्तियाँ, फूल, ये सब खिलते हैं। तो यहाँ ये क्यों हो रहा है? जो ज़मीन, हमारी जो धरती है, वो जो घूमती है, ठीक है, रोटेट और रोटेशन जो ये होता है, इसी वजह से ये सीजनल चेंजेस आते हैं ना, राइट और नॉट? तो ये जो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं उसी के बारे में बात हो रही है। Similarly, taking a pause and introspecting into our lives will give it a new meaning. और उसी तरीके से अगर हम थोड़ी देर रुक जाएंगे तो, और थोड़ी देर ठहर के इन सबको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पॉज एंड इंट्रोस्पेक्टिंग इनटू आवर लाइफ विल गिव इट अ न्यू मीनिंग, कि हमें एक नया अर्थ समझने को मिलेगा। यानी ये ज़मीन लगातार, चाहे कोई भी मौसम है, धरती लगातार घूमती रहती है, यानी परसिस्टेंट है। तो आपको भी परसिस्टेंट रहना है, लगातार निरंतर काम करते रहना है। राइट स्टूडेंट्स? We will be able to understand the purpose of our life. It will be like a rebirth of the soul. और हमें अपनी लाइफ का, जीवन का उद्देश्य एक समझ में आएगा और ऐसा लगेगा कि हमने एक नया जन्म लिया है।
ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये चुप्पी, ये ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारे ही भले के लिए, राइट? The poet has conveyed to all the people the purpose of his message, and so he asks them once again to take a pause, count till 12 and walks out of the scene. यानी यहाँ पर जो है इस पूरी पोम के अंदर इस मोमेंट तक, इस मौके तक पोएट ने अपना पूरा उद्देश्य बता दिया है कि मैं ये 1 से 12 तक गिनती क्यों करवा रहा हूँ और क्यों शांत रहने के लिए कह रहा हूँ, क्या कारण है और क्या मकसद है मेरा आप लोगों को सबको चुप करवाने का। और वो मकसद पूरा समझा के, अपना पूरा पर्पस जो है वो पूरा समझाने के बाद ये क्या करते हैं कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आप उसके बाद शांत हो जाइएगा, ठीक है? और फिर सीन से चला जाता है, यानी फिर खुद चला जाता है, राइट? कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ टू एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम, यानी खुद चला जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरा काम तो हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, तुम संभालो। इसका मतलब एक तरीका तो ये भी है कि पोएम लिखकर जब जा रहा है वो भी है इसका मीनिंग, एक कि भाई हाँ मेरी पोएम कंप्लीट हो गई है, नाउ रीड दिस पोएम एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ साइलेंस। एक तो ये भी इसका मतलब है। एक इसका अहम मतलब ये है कि मैं अपना मैसेज आपको दे चुका हूँ, गिनिए 1 से 12 तक। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं यहाँ जाकर आपको 1 से 12 तक गिनती गिनने के लिए कह दिया, मैं आपको यहाँ पर निर्देश देने के लिए तो नहीं हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर इस जगह से हटके, कौन सी जगह, जहाँ से मैं अभी आपको अपना मकसद समझा रहा था, पर्पस बता रहा था, वहाँ से हटकर और मैं आप में ही शामिल हो रहा हूँ। मैं भी आपके साथ अब 1 से 12 तक की गिनती करके और आगे बढ़ूँगा और ये जो साइलेंस और स्टिलनेस की बात है वो करूँगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक ओपन एंडिंग रखी गई है। ओपन एंडिंग का मतलब होता है कि एग्जैक्ट एंड ना बताना कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो इन दो चीज़ें जो मैंने बताई कि एक तो कि पोम चूँकि ख़त्म हो रही है एक तरीके से, तो वो बताने की कोशिश हो रही है कि भाई पोम ख़त्म कर दी है तो मैं तो पोएम के आगे लगाया फुल स्टॉप और अब मैं जा रहा हूँ, मतलब पोएट जो है वो तो जा रहा है और जितने भी रीडर्स हैं वो ये काम करने की सोचें। दूसरा कि पोएट ने अपना जो उद्देश्य है वो सबको बता दिया है और जहाँ से खड़े होकर उसने अपना उद्देश्य बताया है उस पोजीशन से हटके अब वो बाकी सबके अंदर जाके मिल गया है और यूनिटी की बात कर रहा है ना, तो यूनाइट हो गया उनके साथ और वो भी अब मन में 1 से 12 तक गिनेगा और एकदम चुप हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है और यहाँ पर ये वीडियो भी पूरी होती है। कीपिंग क्वाइट बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत पोएम है स्टूडेंट्स। इसको प्लीज़ बहुत, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है, ये इसको सिर्फ सिलेबस के हिसाब से मत समझिएगा, ये रियल लाइफ में भी बहुत रेलेवेंस रखती है। तो मेक श्योर कि आप भी समझें कि साइलेंस कितनी ज़रूरी है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर पूछें। और कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, कैसी लगी आपको ये पोम, कैसा लगा आपको ये वीडियो, वो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये पहुंच सके। और अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है, अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है एकदम बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये फ्री एजुकेशन का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके बाद बढ़ते हैं हम ई नोट्स और ई बुक्स पे, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन लिंक्स पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि ई बुक्स और ई नोट्स को आप कैसे पा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ई नोट्स के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट्स के साथ आते हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया से तैयार करवा देते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन लिंक्स पे क्लिक करें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि आप ई नोट्स और ई बुक्स को कैसे पा सकते हो। राइट, इसके अलावा आप दोनों ही चैनल्स को हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। यहाँ पर फॉलो करने पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स और जो इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाएगी, स्पेशली लाइव से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब आपको पता चल जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आखिर में एक बार फिर से सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए और डाउट होने पर वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना ध्यान रखना, तो अपना ध्यान भी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।